हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे एसिटिक अम्ल बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में 4 पॉइंट हुआ था और 5वां पॉइंट जिसे कि आप देख रहे हैं, चौथा पॉइंट स्थिरीकरण पढ़ाए थे एसिटिक अम्ल का, और इसके बाद पढ़ाएंगे वह इसी में 5वां पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 SOCl2 से अभिक्रिया। तो यानी कि एसिटिक अम्ल की PCl3 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यह सब है। तो यहाँ पर है CH3 COOH प्लस PCl3, यह इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CH3 COCl प्लस S3PO4 S3PO3 यह ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल होगा, और यहाँ पर यह 3 का गुणा करेंगे और इस तरह से यह हो जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो एसिटिक अम्ल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है, एसिटिल क्लोराइड। अगर PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर CH3 COOH प्लस PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर CH3 COCl, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से भी OH निकल जाएगा, तो एक क्लोरीन या विस्थापित कर देता है इसको, और यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर POCl3 बनता है प्लस HCl बनेगा, तो इसको कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड फिर प्राप्त होता है, एसिटिल क्लोराइड। यह एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और यहाँ पर यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल की जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तब भी एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और देखते हैं यहाँ पर जब SOCl2 था, यहाँ पर CH3 COOH प्लस SOCl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर CH3 COCl प्लस SO2 प्लस HCl प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह
CH3COCl एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता। यानी कि तीनों कंडीशन में एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हो रहा। तो ऐसी अपक्रिया यानी कि इसको कहते हैं थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। तो यहाँ पर तीनों यानी कि एसिटिक अम्ल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनील क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं। तो थायोनील क्लोराइड से भी अपक्रिया कराते हैं। तो तीनों कंडीशन में एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल की PCl3 PCl5 और SOCl2 थायोनील क्लोराइड से अपक्रिया कराने पर एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी कि तीनों कंडीशन में एसिटिल क्लोराइड ही प्राप्त होता है। अगली अपक्रिया है छठवां होन्स-डीकर अपक्रिया। होन्स-डीकर अपक्रिया यह बहुत ज़्यादा पूछता है परीक्षा में, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। होन्स-डीकर अपक्रिया तो होन्स-डीकर अपक्रिया यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की ब्रोमीन से अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? होन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर RCOOAg सिल्वर स्टेट होगा। तो इसकी ब्रोमीन से अपक्रिया कराते हैं Br2 से CCl4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर RBr प्लस CO2 प्लस AgBr बनता है। यहाँ पर AgBr बन जाएगा और यहाँ पर CO2 निकल जाएगी और यहाँ पर एक Br इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर RBr बनेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, R की जगह पे C2H5 COOAg प्लस Br2, तो यह हो जाएगा CCl4 तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ब्रोमीन निकल के यहाँ पे चला आएगा। तो यह बनाएगा C2H5 Br और यह CO2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा Ag और यहाँ पर एक Br है। तो यह क्या बनाएगा, AgBr बनाएगा। तो इसको कहते हैं, यह एल्किल ब्रोमाइड होगा।
और यहाँ पर इसको बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और यह हो जाएगा सिल्वर, सिल्वर प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन की अपक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो इसे क्या कहते हैं, ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कार्बन या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ ब्रोमीन की अपक्रिया कराने पर या ब्रोमीन या क्लोरीन से अपक्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो यह ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ, सिल्वर लवण के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड, यहाँ पे एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन की अपक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हुन्स-डीकर अपक्रिया कहते हैं। जब उपयोग में देखेंगे तो एसिटिक अम्ल के उपयोग, एसिटिक अम्ल के उपयोग, एसिटिक अम्ल के उपयोग में यहाँ पर देखेंगे तो
पहला होगा, पहला पॉइंट होगा कार्बनिक विलायकों के रूप में। यह जो एसिटिक अम्ल होता है वह कार्बनिक विलायक भी होता है, तो कार्बनिक विलायकों के रूप में। कार्बनिक विलायकों के रूप में। दूसरा है धातु एसीटेट बनाने में, दूसरा धातु एसीटेट एसीटेट बनाने में। और तीसरा है जो सिरका होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सिरके का उपयोग खाने में किया जाता है, खाने के काम में, खाने के काम में। तो जो एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है वह कार्बनिक विलायकों के रूप में, यानी कि, और दूसरा होता है धातु एसीटेट बनाने में, और तीसरा होता है सिरके का उपयोग खाने में किया जाता है। तो यह जो सिरका होता है वह उसमें एसिटिक अम्ल मिलता है, तो सिरके का उपयोग जो होता है वह खाने में किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे इसमें एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल तो यहाँ पर हो जाएगा सूत्र देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5OH, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या CH3CH2OH। तो यहाँ पर दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, OH समूह है। OH समूह से मतलब कि एल्कोहल होगा। एल्कोहल का मतलब इसका जो साधारण नाम आएगा, साधारण नाम में दो कार्बन से एथ हो जाएगा, और यहाँ पर इल लगाएंगे तो एथिल हो जाएगा, और OH से अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या साधारण नाम होगा। यह क्या होगा, साधारण नाम होगा। और यहाँ पर जो IUPAC नाम होगा, IUPAC नाम हो जाएगा। यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन से एथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ेगा, प्लस OH से ऑल जुड़ेगा, यह हो जाएगा एथेनॉल। एथेन हो जाएगा, और आल जुड़ेगा तो एथेनॉल हो जाएगा। और इसको कहते हैं शराब। शराब भी इसको कहते हैं, यही जो लोग पीते हैं वहीं यह एथिल अल्कोहल ही होता है।
तो इथेनॉल, अगर इसका अणु भार निकालेंगे, अणु भार देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 2 कार्बन है तो 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, गुणे 5 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि अणु भार जो निकालते हैं वह परमाणु भार, प्रत्येक तत्वों का परमाणु भार लिखकर उसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यह 12 दूना 24 होगा, प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 24 5 29, 1 30 और 16 46 है। तो यह इसका अणु भार क्या होता है, 46 होता है। इसके बाद बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ में पहली विधि है किण्वन विधि। किण्वन विधि यह आ जाएगा फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन मेथड यानी कि किण्वन विधि। किण्वन क्या होता है वह समझेंगे। तो जो किण्वन होता है वह यानी कि किण्वन किसे कहते हैं वह देखेंगे तो यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो किण्वन होता है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा बड़े अणुओं का सरल अणुओं में विखंडन की क्रिया किण्वन कहलाती है। यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं वह बड़े अणु को वह क्या करते हैं, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, यानी कि सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, किण्वन कहलाता है। यानी कि जैसे जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको, यानी कि जो बड़े बड़े अणु होते हैं उसको वह छोटे छोटे अणुओं में क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। जैसे जो गोबर गैस होता है वह, जो गोबर होता है वह बड़े बड़े अणु होते हैं और उसको छोटे छोटे अणुओं में वह सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, जिसके कारण मीथेन गैस प्राप्त होती है। वहीं मीथेन गैस क्या होता है, गोबर गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जो किण्वन होता है, किण्वन विधि में क्या करते हैं, जो गन्ना होता है, गन्ने को क्या करते हैं कि उसे गन्ने को पानी से भरी टंकी में डाल दिया जाता है। गन्ने को क्या करते हैं, पानी से भरी टंकी में डालकर उसे उसमें खमीर मिला देते हैं, यानी कि फफूंदी मिला देते हैं। फफूंदी मिलाने के पश्चात उसे 2 से 3 दिन तक रख देते हैं, यानी कि उसी में छोड़ देते हैं। तो यह क्या होता है कि धीरे धीरे वह
एल्कोहल में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो एथिल एल्कोहल जब, और उसके साथ साथ क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते रहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला तब तक निकलता है जब तक कि पूरी तरह से पूरी तरह से एथिल अल्कोहल जब तक बन नहीं जाता तब तक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि इस विधि में एथिल अल्कोहल को या गन्ने के रस को 2 से 3 दिन तक पानी से भरी टंकी में डालकर, यानी कि या सीधे सीधे कह सकते हैं कि गन्ने के रस को या गन्ने को पानी से भरी टंकी में डाल दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें खमीर या कह सकते हैं कि फंजाई को डालकर उसे 2 से 3 दिन तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं, जिससे वह क्या होता है, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला निकलता रहता है। यह तब तक निकलता है जब तक कि एथिल अल्कोहल पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता। तो इस प्रकार एथिल अल्कोहल क्या होता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस विधि में गन्ने को पानी से भरी टंकी में डालकर उसमें फफूंदी मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो फफूंदी से जो जाइमेज एंजाइम और इन्वर्टेज एंजाइम निकलता है, जो जाइमेज एंजाइम होता है वह जो गन्ने के रस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है और फिर उसे इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो यानी कि फफूंदी मिला दिया जाता है। ऐसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 से 3 दिन तक के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 दिन तक के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और फिर इसे क्या करते हैं कि तो फफूंदी से निकलने वाला जो जाइमेज एंजाइम होता है, जाइमेज फफूंदी से निकलने वाला जाइमेज एंजाइम
जाइमेज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोस व फ्रक्टोस में परिवर्तित कर देता है, में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोस व फ्रक्टोस में परिवर्तित कर देता है तथा इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोस को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोस को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, कर देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा C12H22O11 प्लस H2O। यहाँ पर होगा जाइमेज एंजाइम जो कि यह C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोस व फ्रक्टोस बनाता, यह अवगठित हो जाता और यह C6H12O6 यह शर्करा है, शर्करा मतलब चीनी, और यह ग्लूकोस। इसका इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इस ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, C2H5OH प्लस CO2। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुले निकलते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला तब तक निकलता है जब तक कि एथिल अल्कोहल पूरी तरह से बन नहीं जाता। तो इस प्रकार क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो शर्करा होती है पहले उसको पानी में घोलते हैं या 2 से 3 दिन तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको छोड़ देते हैं। तो फफूंदी से निकलने वाला जो जाइमेज एंजाइम होता है वह क्या करता है, इस शर्करा को ग्लूकोस और फ्रक्टोस में परिवर्तित कर देता है या अपघटित कर देता है, और इस ग्लूकोज को क्या करता है, इन्वर्टेज एंजाइम उसी फफूंदी से निकलता है, इन्वर्टेज एंजाइम जो कि इस ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग एथिल अल्कोहल बनाने की विधि जान गए, और बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो
बन रही है, यूट्यूब पे अपलोड होगी, वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। थैंक यू।